हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आय दृष्टि या घटनासार होता है उसको मैं एमसीक्यू के फॉर्म में करवाता हूं, क्योंकि जो भी दोनों मैगजीन होती है वो सभी मैगजीन आपको थ्योरी के फॉर्म में दी रहती हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके थ्योरी हैं उन्हीं को एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही। तो चलते हैं, हम उसको कर लेते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको हर चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, वहाँ पर क्या दिया था और हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है और हमें कितना यहाँ पर उन क्वेश्चन को करने में आसानी या कठिनाई हो रही है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग नहीं वीडियो देखे हैं, जो भी आपका परिदृश्य का बना है, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे और नेशनल है या आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है, वो सब जाकर देख सकते हैं। अभी हमने जो टेलीग्राम पे बताया था कि आईएएस से भी आपके घटनासार में क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है कई क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए, अभी जो ये 6 मंथ का घटनासार आया है उसमें प्रूफ के साथ बता दिया था कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जिन लोग को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इसी तरह मैं आपको घटनासार या आय दृष्टि पढ़ाता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मिताथला और टीग घराना। तो टी घराना और मिताथला हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। देखिए, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार बन रहे हैं। जो भी आपके पीसीएस का पेपर दिए होंगे जो 24 का हुआ था, इसी टाइप के लगभग सभी क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करिए, ताकि जब वहाँ पर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा सा नर्वस मत फील करें। आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनाया है। दूसरा क्या करा है, अप्रैल 2025 में इन दोनों स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका सही है। अब देखिए, यहाँ पर पहला कह रहा है मिताथला और टी घराना हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। याद रख लेंगे कौन सा कालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है, एकदम सही है। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं अप्रैल 2025 में, सही है, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है। इसको क्या किया गया है, इसको संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, संरक्षित पुरातात्विक स्थल इसको घोषित किया गया है, ये याद रख लेंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, राष्ट्रीय स्मारक स्थल नहीं है, संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है, और पहला वाला एकदम सही है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, पहला सॉरी केवल एक सही है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि अना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 1135 से 1150 के बीच हुआ था। दूसरा कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने 7 वंडर्स पार्क को 6 माह के अंदर हटाने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका कथन सही है। अब अना सागर झील है कहाँ। अब देखिए, अना सागर झील है कहाँ, पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अना सागर झील एक कृत्रिम झील है। तो अना सागर झील कहाँ है, एक कृत्रिम झील है। और ये है कहाँ, ये कृत्रिम झील, ये आपका अजमेर में पड़ता है। याद रखेंगे कहाँ पर, अजमेर में पड़ता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इसको हटाने का। अब यहाँ लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया, नहीं, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी, उनका नाम क्या है, अड़ोराज। याद रख लेंगे, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी का नाम क्या है, अड़ोराज। इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1135 से 1150 के बीच में, ये इस झील को। तो पहला वाला क्या है आपका गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये अना सागर झील का निर्माण नहीं, इनके दादाजी के द्वारा किया गया था। दूसरा करें, सुप्रीम कोर्ट ने 7 वंडर्स पार्क को 6 माह के अंदर हटाने का आदेश दिया है। तो एकदम ये सही है, तो दूसरा वाला आपका सही है। तो केवल 2 कथन आपका है, यही स्टेटमेंट 2 एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से किया करिए ताकि आपको पता चले। यहाँ पे क्या कर रहा है,
फरवरी 2025 में फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया गया। जो फोर्ट विलियम है इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। दूसरा क्या करा है? फोर्ट विलियम अब भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। तो बताइए, तो पहला करा है फरवरी 2025 में फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। आपका एकदम सही है। फोर्ट विलियम अब क्या जाना जाएगा? ये विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। दूसरा कह रहे हैं फोर्ट विलियम भारतीय वायुसेना का, ये गलत है। ये भारतीय वायुसेना का नहीं, भारतीय सेना के पूर्वी कमान का ये मुख्यालय रहा है। किसका है? भारतीय कमान, भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय, पूर्वी कमान का मुख्यालय ये रहा है। तो ये याद रख लेंगे, भारतीय वायुसेना का नहीं, भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय रहा है। तो यहाँ पर ये वाला गलत है, पहला वाला सही है। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए नेक्स्ट, देखते हैं क्या करा। ये वाला क्वेश्चन बताइए, डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। करें डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा कर रहे हैं डिब्रूगढ़ में असम का पहला राजभवन बनाया जाएगा। डिब्रूगढ़ में असम का पहला राजभवन बनाया जाएगा। अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि वो डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा, तो ये एकदम सही है। तो डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी होगी, ये याद रख लेंगे। अब कह रहे हैं ये डिब्रूगढ़ में ये आपका पहला राजभवन बनाया जाएगा, नहीं, ये राजभवन तेजपुर में बनेगा, ना कि डिब्रूगढ़ में बनेगा। कहाँ बनेगा? तेजपुर में बनेगा। तो ये याद रख लेंगे, ये तेजपुर में, असम के तेजपुर में। और इसके साथ ये भी याद करेंगे, ये जो तेजपुर है, तेजपुर में क्या हो जाएगा? इसे सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। याद रखेंगे, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री ने ये सब घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा और तेजपुर में पहला राजभवन बनाया जाएगा असम का, और तेजपुर को ही सांस्कृतिक राजधानी बनाई जाएगी। ये भी याद रख लेंगे। तो दूसरा वाला आपका गलत है, पहला वाला आपका सही है। ठीक है, तेजपुर में पहला राजभवन बनाया जाएगा। और विधान भवन कहाँ बनाया जाएगा? तो विधान भवन कहाँ बनाया जाएगा? ये डिब्रूगढ़ में ही बनाया जाएगा, पर 2026 में इसका क्या किया जाएगा? निर्माण होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे ऋषिकुल्या नदी उड़ीसा के गंजम जिले में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल गंगा नदी का मुहाना है। तो यहाँ पर ऋषिकुल्या नदी, कुल्या बीच के बीच में आपको बताना है। देखिए जो ऑलिव रिडले कछुआ है, ये ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर जो अंडे देते हैं यहीं पर दिया जाता है कछुओं के द्वारा, तो ना कि गंगा नदी। यहाँ तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ऑलिव रिडले कछुओं का प्रजनन कहाँ होता है? तो ऑलिव रिडले कछुओं का प्रजनन कहाँ होता है? ये ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर होता है, ना कि गंगा के मुहाने पर होता है। और ये ऋषिकुल्या नदी कहाँ बहती है? तो उड़ीसा के गंजम, हमेशा आप पढ़े होंगे, गंजम बहुत फेमस जिला है उड़ीसा का। तो उड़ीसा के गंजम जिले में बहती है ऋषिकुल्या नदी और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये नदी भी याद रख लेंगे ऋषिकुल्या नदी के बारे में। हो सकता है आपके नदी, क्योंकि ये इस बार जो आपका ऑलिव रिडले कछुए हैं इनके प्रजनन बहुत सुर्खियों में था, तो ये ऋषिकुल्या नदी से ही रिलेटेड है और ये गंजम जिले में बहती है और बंगाल की जो खाड़ी है यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। अब ये ऋषिकुल्या नदी, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करें मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। तो मनोज कुमार को किस नाम से जाना जाता था? तो भारत कुमार के नाम से इनको जाना जाता था। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में प्रदान किया गया था। दादा साहब, अब देखिए पहला तो एकदम सही है, मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इनको क्यों जाना जाता था? इसलिए
क्योंकि जो आपने एक गाना सुना होगा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये वाला आप गाना सुने हैं? ये जो अभिनेता मनोज कुमार हैं, इन्हीं पर जो गाया गया था, यही गाए थे, जो आप उसमें व्यक्ति देखते हैं कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये इन्हीं से रिलेटेड है। अभी यहाँ इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए क्या है, ये सुर्खी बने हुए हैं सुर्खियों। अब देखिए यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 अप्रैल 2025 को इनकी मृत्यु हो गई। कब? 4 अप्रैल 2025 को। ये कब? 87 वर्ष की अवस्था में। ये डेट याद रखा करिए, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर आया था उसमें डेट पूछा था, मतलब 3-4 लोगों की जो मृत्यु दिया था उनका पीछे आगे पूछा था कब इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, कब पहले इनकी मृत्यु हुई है, कब बाद में। तो ये सब आपका क्वेश्चन अब बनने लगा है। तो मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना जाता था, एकदम सही है। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में मिला, गलत है। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 में मिला है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। 1992 में इनको क्या मिला है? इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे, जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। राष्ट्रीय दादा साहब भी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी। तो 1992 में इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, और 2015 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको मिला है, और पद्मश्री भी मिला है। तो तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री, दादा साहब फाल्के, और ये 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये याद रख लेंगे। पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला पहला वाला आपका सही है, कथन एक सही है, स्टेटमेंट एक दूसरा गलत है। यहाँ क्या करें? नटराजन चंद्रशेखर को नाइटहुड सम्मान ब्रिटेन में निवेश के लिए मिला। वह टाटा समूह के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। ये तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला आपका सही है, नटराजन चंद्रशेखर को नाइटहुड सम्मान ब्रिटेन में निवेश करने के लिए मिला, तो एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे वह टाटा समूह के वर्तमान प्रबंध निदेशक है, नहीं, वो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक नहीं है, वर्तमान में चेयरमैन है। तो याद रख लेंगे कौन है, वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये दूसरा गलत है, पहला वाला आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। करें, सुनील भारती मित्तल को केबी सम्मान से नवाजा गया। तो सुनील भारती मित्तल को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? केबीई, जिसको क्या कहा जाता है? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये तो किसको सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। तो एकदम आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं, यह सम्मान उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा नहीं, यह सम्मान उनको ब्रिटेन सरकार के द्वारा मिला। तो सुनील भारती मित्तल को केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये याद रख लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, निधि कर को ब्रिटिश संसद में वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी सम्मान मिला। किसको? निधि कर है, इन्हीं को मिला है, ठीक है। कौन? वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये तो एकदम आपका सही है। दूसरा करें, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल बायोगैस का निर्माण किया, जो प्लास्टिक बैग का एक पर्यावरणीय विकल्प है। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन सही है। तो उन्होंने बायोडिग्रेडेबल बायो बैग्स का निर्माण किया है, जो प्लास्टिक बैग्स का एक पर्यावरणीय विकल्प है। तो दोनों ही आपका सही है। नहीं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बताइए। डॉक्टर सुबोर्णो बोस को हॉस्पिटैलिटी में एआई के योगदान के लिए सम्मान मिला है। दूसरा करें, उन्हें यह सम्मान पर्यटन मंत्रालय के सचिव द्वारा प्रदान किया गया है। दोनों में बताइए कौन सा ये सही है। तो देखिए, यह पुरस्कार उनको किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा प्रदान किया गया है, ना कि सचिव के द्वारा प्रदान किया गया है। तो किसके द्वारा? गजेंद्र शेखावत के द्वारा प्रदान किया गया, और उनको हॉस्पिटैलिटी में एआई योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये याद रख लीजिए, डॉक्टर सुबोर्णो बोस को। ये हैं कौन? तो ये अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन IIHM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुबोर्णो बोस, ठीक है। इनको किस सम्मान से? लाइफ ऑफ अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सम्मानित किया है?
तो गजेंद्र शेखावत जी ने सम्मानित किया है। किसमें सम्मानित किया है? वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट में इनको सम्मानित किया गया है। किसमें? वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट में। तो इतना ये याद रखेंगे, पहला वाला एकदम आपका सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए कौन सा सही है। करें, त्यास्गे गायले मिसेज वर्ल्ड बनने वाली पहली अफ्रीका महिला है। अच्छा क्वेश्चन है। त्यास्गे गायले मिसेज वर्ल्ड बनने वाली पहली अफ्रीका महिला है। यह प्रतियोगिता फरवरी 2025 में लॉस वेगास में आयोजित की गई। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए दोनों ही कथन सही है। जो ये आपका त्यास्गे गायले मिसेज वर्ल्ड बनने वाली पहली अफ्रीका महिला है, ये एकदम सही है। और ये प्रतियोगिता फरवरी 2025 में लॉस वेगास में आयोजित। लॉस वेगास कहाँ है? तो लॉस वेगास अमेरिका में है, ठीक है, वहीं पर ये आयोजित की गई। तो ये याद रख लेंगे, ये 40 वर्षीय है। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, बोथ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला वाला भी और दूसरा वाला। मिसेज वर्ल्ड याद रख लेंगे, मिस वर्ल्ड नहीं, ये मिसेज वर्ल्ड है, मतलब ये किसी की वाइफ होंगी तभी तो मिसेज लगा है। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? त्यास्गो गायले ने जीता है, याद रखेंगे। किसने? त्यास्गो गायले ने जीता है। और लॉस वेगास में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। ये वाला स्टेटमेंट बताइए। काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का फतह किया। स्टेटमेंट पहला, यह उपलब्धि 18 वर्ष की उम्र में पूरा किया है इन्होंने। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है? तो ये देखिए, काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों का फतह किया है, एकदम ये आपका पूरी तरह से सही है। दूसरा ये जो कह रहे हैं, तो दूसरा ये आपका गलत है। वो 18 वर्ष से पहले 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने क्या कर दिया है, ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो 17 वर्षीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन ने यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, मतलब ये फतह की है। मतलब सबसे कम ऊंची चोटी जो होती है सातों महाद्वीप की, वो यहाँ पर चढ़ी हैं। तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कमला देवी अरविंदम तमिल व मलयालम भाषा की लेखिका है। उन्हें सिंगापुर में वुमेन ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। तो ये बताइए कौन सा आपका सही है? तो कमला देवी अरविंदम भारतीय मूल की सिंगर की प्रतिष्ठित एक लेखिका है, लेखन है। उन्होंने क्या किया था, ये वो मलयालम भाषा के लेखन के लिए इनको जाना जाता है। तमिल व मलयालम दोनों के लिए इनको जाना जाता है। वुमेन ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वो सिंगापुर के, एकदम सही। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। तमिल व मलयालम भाषा की लेखिका है, एकदम सही है। सिंगापुर में वुमेन हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, याद रख लेंगे। कमला देवी अरविंदम तमिल और मलयालम भाषा की लेखिका है और वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है सिंगापुर में। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही बोल रहा है। यहाँ करें, जिमी कार्टर का निधन 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में हो गया है। दूसरा कह रहे हैं कि उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए थे जिमी कार्टर। अब ये जिमी कार्टर हैं कौन? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। इनका अभी 100 वर्ष की आयु में क्या हुआ है, निधन हो गया है। अब ये इनका निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब से कब थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति 1977 से 1981 के मध्य ये क्या थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, एकदम ये भी सही है। और 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में क्या हुआ, जिमी कार्टर का इनका निधन हो गया। तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों ही कथन सही है। डेट याद रखिएगा जिमी कार्टर का और उनका निधन कब हुआ था, एक और अभी हमने बताया था, ठीक है। उनका नाम अभी हमने क्या बताया था, जो
मनोज कुमार का नाम बताया था। उनका 4 अप्रैल 2025 को उनका निधन हुआ था। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ओसामू सुजुकी को 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा कह रहे हैं स्टेटमेंट, पहला तो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट का, वह मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के संस्थापक और वर्तमान चेयरमैन थे। तो इनके बारे में बताइए क्या। अब देखिए, ओसामू सुजुकी हैं क्या, कौन। ओसामू सुजुकी के बारे में आप जानते होंगे, जो जापानी ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, मारुति सुजुकी। ठीक है, उसी के मतलब ये जब मारुति सुजुकी भारत में आई थी तो उसके क्या के थे, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब, भारत में 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ मिलकर जो गाड़ियों का कारोबार किया गया है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। अभी इनका 94 वर्ष की आयु में क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, 25 दिसंबर को इनका निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही कह रहा है, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। करे ये संस्थापक और वर्तमान देखिए, वर्तमान चेयरमैन नहीं, वो क्या है, मानद अध्यक्ष थे। जैसे टाटा जी, आप रतन टाटा जी को देखते होंगे, वो मानद अध्यक्ष थे, ना कि वो चेयरमैन थे। तो याद रखेंगे, उनको माना जाता था कि टाटा जी को कि वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी इनको भी इसी मतलब ये जो मारुति ओसामू सुजुकी हैं, इनको मानद अध्यक्ष बताया गया था, ना कि ये चेयरमैन थे। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा आपका, पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा। और डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम 1990 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निर्देशक बने। उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि अभी इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 4 जनवरी को इनका निधन हुआ था। अब देखिए, इनके उनको मतलब ऐसा मतलब वो मत लीजिएगा कि ये बहुत वैसे मतलब इतना फेमस नहीं है। ये अपनी लाइफ में बहुत सारे मुकाम हासिल कर चुके हैं। अभी मैं अगर इनके मुकाम के बारे में आपको बताऊंगा तो आप सोचेंगे ये कोई व्यक्ति कितना मतलब बड़ा पद हासिल कर सकता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, ठीक है, 1990 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक बने हैं। पहला ये जो कथन स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। देखिए, 1990 में ये भाभा एटॉमिक रिसर्च के निदेशक बने थे। और 1993 में क्या बने थे, तो 1993 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे। किसके, परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष, ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष बने थे। कब, 1993 में। अभी आगे देखते जाइए। अब 1994 से 1995 में ये क्या बने थे, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन रहे थे। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन कौन रहे थे, 1994-95 के बीच में राजगोपाला चिदम्बरम रहे थे। ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 2001 से 2018 तक, याद रख लेंगे, ये मतलब ये जो एनडीए की सरकार है और यूपीए की सरकार है, दोनों में ही ये काम कर चुके हैं। 2001 से 2018 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे थे। याद रखेंगे, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे थे। वैज्ञानिक सलाहकार कब रहे थे, 2001 से 2018 तक ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे थे। 1975 में क्या हुआ था, इनको पद्म श्री मिला था। कब, 1975 में पद्म श्री मिला था। 1999 में क्या मिला था, 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रख लेंगे। 93 में परमाणु ऊर्जा, 94 में आईईए के अध्यक्ष बने थे। 2001 से 2018 भारत सरकार के प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, 1 से 18 के बीच में। सोचिए, बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। तो डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम के बारे में याद रखेंगे। तो यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक कब बने थे,
1990 में। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, भारत रत्न नहीं मिला है तो यहाँ उनको। तो यहाँ पे पहला कौन सा स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। यहाँ देखिए जाकिर हुसैन तबला, ये इनका नाम याद रखिएगा, तबला वादक थे, 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब देखिए जाकिर हुसैन का नाम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि 73 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई थी ये डेट याद रख लीजिएगा, 16 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया था जाकिर हुसैन का। ठीक है, याद रखिए कहाँ हुआ है, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया है। दूसरा वह पहले भारतीय जिन्हें एक ही वर्ष में 4 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहले भारतीय जिनको एक ही वर्ष में 4 नहीं, वो पहले व्यक्ति हैं जिनको एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मतलब सब मिला के क्या हुआ है, 4 हुए हैं प्राप्त है, लेकिन 2024 में इनको 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। मतलब क्या भारत के लिए, मतलब भारत की शान के लिए ही अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक ही वर्ष में 4 ग्रैमी नहीं, एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए। पहले एक हुआ था और 2024 में क्या हुआ है, इनको 3 और मिल गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इन 1990 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। कब, 1990 में संगीत नाटक अकादमी, और 2018 में संगीत नाटक अकादमी रत्न की सदस्यता इनको दे दी गई थी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पद्म श्री कब मिला था, तो पद्म श्री 1998 में मिला था इनको। पद्म भूषण कब मिला था, तो 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पद्म श्री कब मिला था, 1998 में। 2002 में कब मिला था, क्या मिला था, पद्म भूषण इनको मिला था। अब पद्म विभूषण जो सबसे टॉप मोस्ट का रत्न के पीछे होता है, वो पद्म विभूषण इनको कब मिला था, तो 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है कि पद्म विभूषण कब मिला था, तो 2023 में पद्म विभूषण मिला था। 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था और 1998 में इनको पद्म श्री मिला था। तो ये तीनों ये याद रख लेंगे, और इनका निधन कब हुआ ये याद कर लेंगे, और ये तबला वादक थे ये याद रख लेंगे। यही इनसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं ये क्या करा है। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल तक कार्यरत रहे। उन्होंने 1991 से 96 के तक भारत के गृह मंत्री के रूप में सेवा दी। अब देखिए 1991 से 96 के भारत के गृह मंत्री के रूप में नहीं, वो भारत के वित्त मंत्री के रूप में। कब, 1991 से 96 के बीच में भारत के वित्त, जो एलपीजी रिफॉर्म आया था इन्हीं के जब ये वित्त मंत्री थे इन्हीं के शासनकाल से आया था। ठीक है, याद रख लेंगे। कब, जब ये वित्त मंत्री थे तभी एलपीजी रिफॉर्म आया था। मतलब मान सकते हैं यही एलपीजी रिफॉर्म लाने में इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये क्यों चर्चा में है, अभी 92 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई है। कब इनका निधन हो गया है, 26 दिसंबर, तो 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया है, ये याद रखेंगे। अब ये कि कांग्रेस की सरकार में लगातार 2 कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो याद रख लेंगे कब, लगातार 2 कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक है, तो ये कौन सा यहाँ पर आपका, ये पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला क्या है आपका गलत है। ठीक है, वित्त मंत्री थे, तो केवल स्टेटमेंट कौन सा सही है, केवल स्टेटमेंट पहला सही है। नहीं देखते हैं, कह रमाकांत रथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला। तो रमाकांत, इनका भी अभी निधन हो गया है, रमाकांत रथ का। ये उड़िया साहित्यकार थे, याद रख लेंगे कौन से साहित्यकार थे, ये उड़िया साहित्यकार थे। वह हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे नहीं, ये उड़िया के साहित्यकार थे, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही पूछ रहा है ना स्टेटमेंट, हाँ। तो यहाँ पर केवल कथन 2 सत्य है। ठीक है, मतलब ये 2 असत्य है, पहला ही सत्य है, तो पहला सत्य है दूसरा असत्य है। तो याद, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2006 में। ठीक है, ये याद भी रखेंगे। तो कौन सा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। श्याम बेनेगल को पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों प्राप्त हुआ है।
ठीक है। तो देखिए हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल की अभी मृत्यु हो गई है 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में। अब कह रहे हैं इनको क्या किया गया है, पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों से इनको सम्मानित किया गया है। दूसरा क्या कर रहे हैं, उन्होंने शोले और सारांश जैसे लोकप्रिय व्यावसायिक फिल्में बनाई। तो याद रखेंगे कि ये गलत है, तो उन्होंने शोले फिल्में नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। श्याम बेनेगल की अभी मृत्यु हो गई है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005 में मिला था। पद्म श्री इनको मिला था 2000 वो पद्म श्री भी इनको यहाँ पे मिला था 2000 नहीं 1976 में, और पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पद्म श्री और पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ है, और इनको 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है। यहाँ बताइए, मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से जाना था, एकदम सही है। उन्होंने मदर इंडिया फिल्म का निर्देशन किया था। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर आया है मनोज कुमार के नाम से, तो याद रखेंगे पहला स्टेटमेंट सही है। मदर इंडिया का निर्देशन किसने किया था, महबूब खान ने किया था। ये याद रख लेंगे क्योंकि अभी मदर इंडिया फिल्म थोड़ा सा सुर्खियों में है, तो हो सकता है कुछ पूछ ले। तो महबूब खान ने किया था मदर इंडिया का, तो ये तो सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। करें एन चंद्रशेखरन को 2025 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी, किसको, एन चंद्रशेखरन को। उन्होंने टाटा समूह की अध्यक्षता 2022 से शुरू की थी। अब देखिए एन चंद्रशेखरन क्यों अभी सुर्खियों में है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, कौन है, IMF के प्रबंध निर्देशक है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा के नेतृत्व में एक एडवाइजरी काउंसिल एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ है, जो एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें जो सदस्य के रूप में किसको रखा गया है, एन चंद्रशेखर को रखा गया है, ये याद रख लेंगे। एन चंद्रशेखर अभी जो अध्यक्ष है टाटा समूह के, और RBI बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। तो याद रख लेंगे उन्होंने टाटा समूह की अध्यक्षता करें 2022 से प्रारंभ किया है। तो उन्होंने टाटा समूह की अध्यक्षता कब से प्राप्त किया है, 2017 से प्राप्त किया है, और नाइटहुड के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। तो ये एकदम सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। तो दूसरा कथन स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, कहें काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर फतह की। देखिए वही क्वेश्चन फिर आया है, उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये बताइए, ये देखिए पहला वाला तो स्टेटमेंट एकदम आपका सही कर रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं जो उन्होंने सबसे पहले, तो ये गलत है। देखिए उन्होंने एवरेस्ट बाद में 2024 में फतह किया था, इससे पहले उन्होंने कई चोटियों पर फतह किया था। तो ये तो गलत है, सबसे पहले एवरेस्ट पर नहीं किया था। तो पहला वाला आपका सही है। जाकिर हुसैन 2024 में एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए थे, तो ये भी आपका सही है। देखिए 2 बार वही क्वेश्चन आ गया है टाइपिंग। उन्हें पहली बार 2024 में पद्म श्री मिला, 2023 में तो उनको पद्म विभूषण मिल गया था। ठीक है, तो ये तो आपका गलती है, 2023 में क्या मिला था उनको, पद्म विभूषण। तो ये तो आपका गलती होगा, पहला वाली स्टेटमेंट सही है। यहाँ करें ओसामू सुजुकी को भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का पितामह कहा जाता है, एकदम सही है। उन्हें पद्म 2025 में पद्म श्री से, ये तो गलत है आपका, पहला वाला स्टेटमेंट सही था। रमाकांत रथ उड़िया भाषा के साहित्यकार, एकदम सही है, 2024 में, ये गलत है, पहला वाला आपका सही है, वही वाला क्वेश्चन है। देखिए एन चंद्रशेखर IMF की एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का सदस्य नियुक्त किया गया है, एकदम सही है। वह टाटा सन्स के अध्यक्ष और RBI बोर्ड के सदस्य हैं। तो वह टाटा सन्स के अध्यक्ष और RBI बोर्ड के सदस्य हैं, तो एकदम ये भी सही है। तो कौन सा सही है, दोनों ही कथन सही है, सी वाला। पूनम गुप्ता को RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया है, उन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया है, पूनम गुप्ता को। अब देखिए पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का 2 अप्रैल 2025 को क्या किया गया है, नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। डिप्टी गवर्नर नाती गवर्नर नियुक्त किया गया है।
और उन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया है, तो एकदम सही है। पहला तो स्टेटमेंट आपका सही, वो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा आपका सही है। आरबीआई के गवर्नर ने उनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो कौन सा कथन आपका सही है? बी वाला। केवल 2 कथन सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह पहले विदेश सचिव के पद पर कार्यरत थी। अब देखिए, निधि तिवारी को प्रधानमंत्री का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं कि वह पहले विदेश सचिव के रूप में कार्यरत थी। अब देखिए, निधि सचिव पहले विदेश सचिव के रूप में कार्यरत नहीं थी, पहले वो उप सचिव थी, अब वो सचिव हो गई हैं। मतलब वो पहले सब सिक्योरिटी थी, अब सब मतलब सिक्योरिटी हो गई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी में ये शामिल हो गई हैं। निधि पहले उप सचिव थी, अब क्या है, ये सचिव बनी है, ठीक है। तो ये याद रखें, इनके कामकाज को देखते हुए इनका प्रमोशन कर दिया गया, बस इतना समझ जाइएगा, ठीक है। तो पहले ये उप सचिव थी, विदेश नहीं उप सचिव थी, अब ये, तो पर दूसरा गलत है, ये पहला वाला सही है। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी जी का पीएस नियुक्त किया गया है, पीएस आप समझते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा पहला स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही कहता है? कह राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कौन? राजीव गौबा। दूसरा कह रहे हैं वो 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। तो ये राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, तो एकदम सही है। वो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आप सही है। पहला स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा कि इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य करें। ज्ञानेश कुमार भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो नए कानून के तहत नियुक्त किए गए हैं। दूसरा क्या कह रहा है, उन्हें 2025 में उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब बोथ ए और बी दोनों ही सही है। ज्ञानेश कुमार भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो नए कानून के तहत नियुक्त हुए हैं, उन्होंने 2025 में वो पदभार यह ग्रहण किया, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। ये करें, शर्ली बोचबे कॉमनवेल्थ की पहली महिला महासचिव बनी है, वह अफ्रीकी मूल की पहली महिला है जिन्होंने यह पद संभाला है। कौन है? शर्ली वाजपेयी कॉमनवेल्थ की पहली महिला महासचिव बनी है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? अब देखिए, शर्ली वाजपेयी पहली अफ्रीका महिला है, वो वो मतलब पहली महिला नहीं थी, ये सचिव जो महासचिव हुए वो 7वीं हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पहली नहीं है, 7वीं हैं। और दूसरा कहना वो अफ्रीकी मूल की महिला है जिन्होंने यह पदभार संभाला है, तो ये भी सही है, अफ्रीकी मूल की महिला है जिन्होंने पदभार संभाला है, तो दूसरा वाला आपका सही है। तुहिनकांत पांडे को 2025 में सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को। दूसरा कह रहे हैं वह आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। सेबी का अभी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो माधवीपुरी बुच्च के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, ये गलत है, वो वित्त सचिव थे, पहले ये वित्त सचिव थे, अब उनको सेबी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। करें, काश पटेल अमेरिका में एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक बने हैं। मतलब एफबीआई जो है अमेरिका की जो जांच की एजेंसी सबसे बड़ी मानी जाती है, क्या विश्व स्तर पर सबसे बड़ी मानी जाती है, वो करें उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ लिया, नहीं, उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया था, ना कि कुरान पर। तो काश पटेल एफबीआई के भारतीय मूल के निदेशक बने, एकदम सही है। उन्होंने भगवत गीता पर शपथ लिया, तो भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया था, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, पहला स्टेटमेंट सही है। ये सभी जो आपको करंट अफेयर मिल रहा है, ये सभी करंट अफेयर आपके घटना सार में ही दिया गया है, हम अलग से कहीं नहीं लाए हैं, सभी कुछ घटना सार में है और सब कुछ सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में करवा दिया गया है, ताकि आपको याद होगा। इस जो करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद एक बार अगर घटना सार आप पढ़ेंगे
जो भी आपका मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा फील होगा, एक रिवीजन टाइप का आपका हो गया होगा कि हमने जो पढ़ा था वो हमारा सब कुछ रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये सब हमको बनाने में, हिंदी इंग्लिश ये सब कन्वर्ट करने में, एक जगह अरेंज करने में बहुत समय लगता है, इसीलिए आपका वीडियो देखते हैं काफ़ी गैप गैप पे आ जाता है, लेकिन मैं सब कुछ करवाता हूँ, गैप पे भले ही आता है। करें चरणजोत सिंह नंदा ICAI के अध्यक्ष 2025-26 सत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं। दूसरा कह रहे हैं ICAI भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का नियामक निकाय है। अब देखिए जो ICAI है, अकाउंटिंग प्रोफेशन, ये इंजीनियरिंग का नहीं है, ये अकाउंट का है। ठीक है, तो याद रख लेंगे अकाउंटिंग का है ना कि इंजीनियरिंग का है। और ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत है। तीसरा यहाँ करें राजेश निर्वाण को BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब BCAS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का मतलब इनको क्या किया गया है? DG नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो याद पहला वाला तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहे हैं BCAS इज ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, करें ये इंडियन नहीं, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। उसके महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश निर्वाण नियुक्त किए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। शक्तिकांत दास को 2025 में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास कौन है? जो RBI के पहले गवर्नर रहे थे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के। अब उनको क्या रख कर दिया गया है? उनको प्रधानमंत्री का सचिव 2 नियुक्त किया गया, मतलब दूसरे सचिव। अब करें वह 2024 तक RBI के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। तो एकदम सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ये याद रख लेंगे कौन सा? दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा बताइए ये RBI के गवर्नर कब से कब कार्यरत थे? ये 2018 से 2024 तक क्या थे? ये RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। तो दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2024 तक ये RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे, काफ़ी लंबे समय था इनका। अब यहाँ देखिए मयंक शर्मा को मार्च 2025 में भारत का नया CGDA नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? मयंक शर्मा को नया रक्षा लेखा महानियंत्रक। ठीक है, दूसरा करें वह 1995 के IPS अधिकारी हैं। तो याद रख लेंगे वो 1989 बैच के। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ यही याद करिएगा कि इसको CGDA नियुक्त किया गया भारत का मयंक शर्मा को। पहला आपका स्टेटमेंट सही है। यहाँ कर अशोक सिंह ठाकुर को इंटेक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको अशोक सिंह ठाकुर को इंटेक करें। इंटेक भारत का एक प्रमुख विज्ञान अनुसंधान संगठन है। देखिए इंटेक क्या है? विरासत संरक्षण संस्था है, ना कि विज्ञान है। तो याद रखिएगा ये कौन सी संस्था है? विरासत संस्था है। तो यहाँ पर कौन सा पहला स्टेटमेंट है? केवल एक आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। विरासत है ना कि विज्ञान है। अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। उन्होंने वित्त मंत्रालय में सेवा दी। तो अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है, उन्होंने वित्त मंत्रालय में सेवा दी। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखिए तो अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। एकदम आपका स्टेटमेंट ये सही कर रहा है। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? ये अंजू राठी। ये इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। तो ये अंजू राठी का नाम याद रखिएगा, पहली महिला विधि सचिव बनी है। उन्होंने वित्त मंत्रालय में सेवा दी थी, ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। करें सॉरी करें एन गणपति को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर पहले TCS के CEO के रूप में कार्य किया था। तो इस मतलब उससे पहले उन्होंने पहले TCS के CEO के पद में कार्य किया था। ठीक है, तो पहला का सही है, एन गणपति को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
और वो इससे पहले किस पे था, तो वो टीसीएस में को और कार्य अधिकारी के रूप में थे, ना कि सीईओ के रूप में थे। याद रखिएगा, वो सीईओ के रूप में नहीं थे, कार्यकारी अधिकारी के रूप में ही कार्य करते थे। तो पहला आपको सही है, इनको याद रखिएगा। एन गणपति को टाटा कम्युनिकेशन का क्या किया गया है, अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है एन गणपति को। नहीं देखते हैं, करें डॉक्टर बी नारायण इसरो के अध्यक्ष बने हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं, करें डॉक्टर बी नारायण। करें वह पीएसएलवी और चंद्रयान की मिशन के निदेशक रहे हैं। करें वो पीएसएलवी और चंद्रयान मिशन के निदेशक रहे हैं, तो ये आपका गलत है। वे जो इसरो का लिक्विड प्रोपेशन सेंटर है उसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, लिक्विड प्रोपेशनल सेंटर है, इसका नियुक्त मतलब ये नियुक्त किए गए थे इसके सेंटर के लिए। और ये डॉक्टर बी नारायण क्या कौन है, इसरो के अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, तो इसरो का अध्यक्ष अगर पूछे कौन बने हैं, इसरो के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बी नारायण बने हैं। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। करें ज्ञानेश प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, उनका कार्यकाल दिसंबर 2029 तक रहेगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, ज्ञानेश प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया और उनका कार्यकाल 2029 तक नहीं होगा, उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक ही कार्यकाल रहेगा। तो कब, 30 नवंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो दूसरा ये गलत होगा, पहला सही है, ज्ञानेश प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो स्टेटमेंट पहला एकदम सही है। ठीक है, अभी हमने एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि चलिए 2-3 और पढ़ते हैं फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन बने हैं। जस्टिस बी आर सुब्रमण्यम एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा का स्थान लिया है। तो उन्होंने दीपक मिश्रा का नहीं स्थान लिया है, उन्होंने किसका स्थान लिया है, उन्होंने जस्टिस अरुण कुमार मिश्र का स्थान लिया है और उनको एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब एनएचआरसी क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो ये पूर्व में क्या थे, न्यायाधीश थे ये सुप्रीम कोर्ट के, इनको नियुक्त किया गया है। जस्टिस बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, आपके पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जस्टिस बी सुब्रमण्यम एनआरसी के अध्यक्ष में। देखिए, जस्टिस मदन लोकुर यूएन की आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर रहे हैं, उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। तो उनका कार्यकाल 2030 तक नहीं 2028 तक रहेगा। और पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। नहीं देखते हैं, संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक और लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, संजय मूर्ति को क्या है, भारत का नियंत्रक और महाकायक जो आप कहते हैं वो नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया है, तो 2024 नवंबर 2024 में ही इनको नियुक्त किया गया है संजय मूर्ति को। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। उन्होंने किसका स्थान लिया है संजय मूर्ति ने, तो संजय मूर्ति ने मुर्मू का, अब देखिए मुर्मू पहले क्या थे, ये कैग के अध्यक्ष थे, मुर्मू के स्थान पर कौन से आए हैं, मूर्ति आए हैं। ठीक है, अब देखिए मुर्मू और मूर्ति ऐसे समझ जाइएगा, अगर भूलिएगा तो याद हो जाएगा, मुर्मू से मूर्ति बन गए हैं, ये याद रख लेंगे बस। ठीक है, नहीं देखते हैं, करें विपिन कुमार 1996 के आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें डीजी ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है विपिन कुमार को। अब देखिए पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है, विपिन कुमार 1996 के आईएएस अधिकारी है। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत कहा है, उन्हें क्या बनाया गया है, वो डीजीपी नहीं बनाया गया, उनको चेयरमैन बनाया गया है, किसका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो याद रख लेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या किया गया है, ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का क्या किया गया है,
उनको चेयरमैन बनाया गया है, जिसको AAI कहते हैं। इसका चेयरमैन कौन बने हैं? विपिन कुमार बने हैं, और ये DGP नहीं बने हैं। ठीक है, देखिए गलत है। IAS 1996 के IAS अधिकारी हैं। अब देखिए हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल कहाँ हैं? फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, तो ये एकदम सही है। ये कौन है? ये इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन है। ये डाबर इंडिया के CEO हैं, गलत है। ये इमामी, जो इमामी एक ब्रांड आता है ना, उसी के क्या है, ये वाइस चेयरमैन हैं इस समय। यही हर्षवर्धन, इनको फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। वाल्डेसी उर्किजा इंटरपोल के महासचिव बने हैं। वह पहले एशियाई नागरिक हैं जिन्होंने यह पद संभाला। तो वो एशियाई नहीं है। वाल्डेजी उर्किजा, ये कहाँ से नाम आ रहा है? ये ब्राज़ील है, याद रखेंगे। ये ब्राज़ील की है, ना कि एशिया की। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो वाल्डी स्कूडा इंटरपोल के महासचिव बनी है, याद रख लेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपका, क्योंकि जितना भी है उतना याद रखिए। वाल्डे उर्किजा कौन है? तो ये देखिए मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। वाल्डे उर्किजा कौन बनी है? तो वाल्डे उर्किजा आपके इंटरपोल की नए महासचिव बनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल कौन है? ये कौन बने हैं? हर्षवर्धन, ये फिक्की के जो आपके चेयरमैन है, ये हर्षवर्धन। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हर्षवर्धन। विपिन कुमार कौन है? AAI के कौन है? ये आपके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। संजय मूर्ति कौन है? संजय मूर्ति आपका मुर्मू से मूर्ति कैग के अध्यक्ष बने हैं, संजय मूर्ति। मदन बी लोकर कौन है? तो मदन बी लोकर कौन है? याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र न्यायिक आंतरिक न्याय परिषद, UN इंटरनेशनल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखेंगे, UN इंटरनेशनल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में मदन बी लोकुर को नियुक्त किया गया है। जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम कौन है? तो ये NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके कौन से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? कौन है? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। ज्ञानेश प्रताप सिंह, तो याद रखेंगे CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। याद रखें कौन है? ज्ञानेश प्रताप सिंह, CRPF के महानिदेशक ज्ञानेश प्रताप सिंह नियुक्त किए। बी नारायण, ये बी नारायण कौन है? तो बी नारायण है इसरो के, याद रख लेंगे, इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर बी नारायण। तो डॉक्टर बी नारायण इसरो के। एन गणपति कौन है? एन गणपति टाटा कम्युनिकेशन बोर्ड के डायरेक्टर के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, एन गणपति। अंजू राठी को हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अंजू राठी कौन है? ये अंजू राठी पहली महिला विधि सचिव बनी है, अंजू राठी। अशोक सिंह ठाकुर, इनका नाम याद रखेंगे, अशोक सिंह ठाकुर। इनको क्या किया गया है? भारतीय संस्कृत निधि, इंटेक जिसको बोलते हैं, याद रख लेंगे, इंटेक भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक का ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इंटेक है क्या? विरासत संगठन है भारत का। ठीक है। मयंक शर्मा क्या है? मयंक शर्मा को नया रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, मयंक शर्मा को। शक्तिकांत दास कौन है? ये प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव होते हैं, दूसरे निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं प्रधानमंत्री के, याद रखेंगे कौन है? ये शक्तिकांत दास, जो 2018 से 2024 तक क्या किए थे? रिजर्व बैंक के क्या है? गवर्नर नियुक्त हुए थे। पूनम गुप्ता कौन है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जो गवर्नर होते हैं एक डिप्टी गवर्नर, याद रख लेंगे, डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है, याद रख लेंगे। RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। निधि तिवारी क्या है? भारतीय विदेश सेवा की जो अधिकारी हैं, ये पहले उप सचिव थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अब क्या है, इनको PS नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की PS किसको नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा कौन है? तो राजीव गौबा कौन है? याद रख लेंगे। ये अभी इनको क्या नियुक्त किया गया है? इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, राजीव गौबा को। ठीक है। N चंद्रशेखर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक आपकी एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ बना था, उसमें ये सदस्य बने हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे उसके मतलब अध्यक्ष और
जो सदस्य थे उसमें के रूप में कार्यरत हैं। ये एन चंद्रशेखर। तो इनके मतलब जो अभी नियुक्तियां हुई थी, नवीनतम नियुक्तियां, इतना अगर याद रख लेंगे तो याद रखेगा। अच्छा, ये अभी शर्ली वाजपेयी कौन है? तो शर्ली वाजपेयी कौन थे? ये कॉमनवेल्थ नेशन की जो 7वीं महिला के पदभार के रूप में इन्होंने ग्रहण किया है। अफ्रीका की पहली महिला हैं। तुहिनकांत सेवी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तुहिनकांत पांडे को इन्होंने माधवीपुरी बुच्च का स्थान लिया है। याद रख लेंगे किसका? माधवीपुरी बुच्च का इन्होंने स्थान लिया है। किसने? तुहिनकांत पांडे ने। इतना याद रख लेंगे। अभी हमने सब रिवीजन करवा दिया जितना भी हमने पढ़ाया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, पढ़िए स्टेटमेंट। कह रहे हैं ऑपरेशन इंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास है। दूसरा कह रहे हैं इसका समुद्री चरण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो यहाँ बताइए कौन सा सही है। तो ऑपरेशन इंद्र 2025 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। किसके किसके बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में ये होता है। इसका समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये भी बोथ 1 और 2 दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही है, याद रख लेंगे। इसका अगर एमसीक्यू के फॉर्म में, क्यूज के फॉर्म में करना चाहते हैं आप तो ये आप कहाँ पे कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं टेलीग्राम का संतोषी IAS 2.0 है, वहाँ पर कर सकते हैं। करें इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस की सेनाओं के बीच चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ठीक है। दूसरा करें इस अभ्यास में केवल भारतीय नौसेना ने भाग लिया। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। तो दोनों ही सही है। इसमें भारत की केवल नौसेनाओं ने भाग लिया था और यह अभ्यास भारत और रूस की सेनाओं के बीच में होता है। ये 2 चरणों में हुआ था। एक बंगाल की खाड़ी में हुआ था और एक आपका चेन्नई में। चेन्नई और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। कह रहे हैं ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य म्यांमार में भूकंप राहत को सहायता प्रदान करना। पहला स्टेटमेंट ये करा है। दूसरा कह रहे हैं इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल कर रहे थे। जो ऑपरेशन आपका ब्रह्मा है, इसका कह रहे हैं जो ये नेतृत्व कौन कर रहा था? जगनीत गिल कर रहे थे। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? तो ये म्यांमार में जो भूकंप आया था उसकी राहत सामग्री, एकदम सही है। करें इसका नेतृत्व जगनीत गिल, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, 1 और 2 दोनों का। कह रहे हैं इनकोस 2025 एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो भारत में आयोजित हुआ। दूसरा कह रहे हैं इसमें भारत के Su-30 MKI IL-78 और C-17 विमानों ने भाग लिया। बताइए इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट सही बोल रहा है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है ये वाला आपका गलत है। ये बहुसेना अभ्यास तो है लेकिन भारत में नहीं आयोजित हुआ है, ये ग्रीस में आयोजित हुआ है। और ग्रीस से कहाँ पर? आंध्रा विदा एयरबेस, याद रख लेंगे, आंध्रा विदा एयरबेस पर यह आयोजित हुआ गया है। 2025 एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो कहाँ पर? आंध्रा विदा में आयोजित हुआ है। इसमें भारत के सुखोई 30 MKI IL-17 और C-18 विमानों ने भाग लिया है। ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा केवल सही है। ये अभ्यास है, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीनेशनल लेवल का अभ्यास है। ये है आंध्रा विदा, ग्रीस में आयोजित किया गया। करें एक्वेरिन 2025 भारत और श्रीलंका के बीच एक अभ्यास है। किसकी बात कर रहे हैं? एक्वेरिन कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि इसका आयोजन मालदीव के माफिला फूसी में किया गया। अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में है कह रहे हैं, और इसका कह रहे हैं आयोजन ये मालदीव में किया गया। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। तो एक्वेरिन जो है ये भारत और मालदीव के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। याद रखेंगे इसका अभी 13वां संस्करण आयोजित हुआ। 2 से 15 फरवरी के बीच में इसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ है, याद रख लेंगे। और ये भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है?
माफिला फुसी मालदीव में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन मालदीव के माफिला फुसी में किया गया, एकदम सही है। और भारत श्रीलंका नहीं, इक्विबेरिन, भारत मालदीव के बीच में ये अभ्यास है, याद रख लेंगे। किसके किसके बीच का अभ्यास है? भारत और मालदीव के बीच का ये संयुक्त अभ्यास है। तो यहाँ पर पहला वाला तो आपका गलत है, दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा वाला ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। माफिला फुसी में हुआ, यही कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये इक्विबेरिन का आयोजन कहाँ हुआ? ये मालदीव के माफिला फुसी में। और जो अभी हम कहे थे इनिकोस, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ग्रीस में हुआ था। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था? ये म्यांमार में भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्र का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में हुआ था इसका आयोजन, क्योंकि ये 2 चरणों में हुआ था, भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के द्वारा इंद्र अभ्यास। इंद्र ट्रोपेक्स 25 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। करें, ट्रोपेक्स 25 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, तो एकदम सही है। ट्रोपेक्स क्या होता है? थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, इसको ट्रोपेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसका आयोजन जनवरी 2025 में किया गया। ये 2 वर्षों में एक बार होता है, याद रखिएगा। यह अभ्यास केवल भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच में होता है। तो यह अभ्यास भारतीय थल सेना के बीच में, भारतीय वायुसेना के बीच में, भारतीय तटरक्षक बल इसमें शामिल होते हैं। तो याद रख लेंगे कौन कौन से? भारतीय वायुसेना, थल सेना और तटरक्षक बल शामिल होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आपका ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, तो ये आपका दोनों ही गलत हो जाएगा कि भारतीय जो ये, हाँ सॉरी, ये भारतीय नौसेना का ही है, लेकिन भाग कौन लेते हैं? थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भी इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखो, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही कर रहा है, एकदम सही है। दूसरा पर स्टेटमेंट गलत कर रहा है, क्योंकि ये ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का ही है, लेकिन भाग सभी लेते हैं, ये याद रख लेंगे। धर्म गार्जियन 2025 भारत में आयोजित 2025 का आयोजन भारत में हुआ। धर्म गार्जियन, अब देखिए धर्म गार्जियन किसके किसके मध्य होता है? तो ये भारत और जापान के मध्य ये धर्म गार्जियन होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो अब ये कहना है भारत में आयोजन हुआ इसका, सॉरी ये भारत में आयोजन नहीं हुआ था, ये भारत में आयोजन नहीं, ये कहाँ आयोजन हुआ? ये जापान के माउंट फुजी में आयोजन हुआ। तो माउंट फुजी में, ठीक है, माउंट फुजी, तो माउंट फुजी में इसका आयोजन हुआ। यह भारत और जापान की सेनाओं के बीच में होता है, एकदम सही है। तो स्टेटमेंट दूसरा सही है, केवल कथन 2 सही है, पहला गलत है। तो धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये माउंट फुजी जापान में हुआ, भारत में नहीं हुआ। इंद्र का कहाँ हुआ? भारत में हुआ। जो इनिकोस जिसको बोला जाता है, इनिकोस कहाँ हुआ इसका अभ्यास? ग्रीस में हुआ है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास था इनिकोस, ठीक है। और ये क्या था? इक्विबेरिन कहाँ हुआ? ये भी मालदीव के माफिला फूसी में हुआ। कई बार मैं बताता चल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कौन सा कहाँ पे हुआ था। कोमोडो 2025 एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसमें केवल भारत और इंडोनेशिया ने भाग लिया। यह अभ्यास बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, कोमोडो। तो याद रखिएगा ये जो कोमोडो है एक द्विपक्षीय नहीं, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया इस बार? ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया अभ्यास, ठीक है। तो याद रख लेंगे कोमोडो क्या है? एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कोमोडो 2025 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ। तो अभ्यास बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया, एकदम सही है। और ये बहुपक्षीय क्या है? नौसैनिक अभ्यास है कोमोडो, जिसमें केवल भारत और इंडोनेशिया ने भाग लिया। तो ये गलत है, इसमें बहुत से देशों ने भाग लिया, लगभग 15 से अधिक देशों ने यहाँ पर भाग लिया। कितने? 15 से अधिक देशों ने भाग लिया। और ये बहुपक्षीय, तो कोमोडो कहाँ? इंडोनेशिया में। तो स्टेटमेंट आपका 2 सही है। करें, सिलिनेक्स 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। इसमें भारत की ओर से INS सुमित्रा और श्रीलंका की ओर से SLNS स्यूरा ने भाग लिया। बताइए, सिलिनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन 17 से
20 दिसंबर के बीच इसका 2024 के बीच इसका सिलिनेक्स का आयोजन हुआ। अब देखिए ये सिलिनेक्स का 11वां संस्करण था। आयोजन सिलिनेक्स का कहाँ हुआ, तो आयोजन सिलिनेक्स का, अब देखिए इधर ही जैसे भारत है, यहाँ से क्या है, श्रीलंका है, विशाखापट्टनम यहाँ है, तो सोचें यहीं से इधर चले जाते हैं, भारत की सेना आ जाती है, यहीं कर लेते हैं। तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो ये नौसैनिक अभ्यास से सिलिनेक्स है, ये 11वां संस्करण था, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। बस इतना ही याद रख लेंगे बस। भारत की ओर से INS सुमित्रा और श्रीलंका की ओर से SLNS शिवरा ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से कह रहे हैं कि INS सुमित्रा और श्रीलंका की तरफ से इसने, तो ये भी सही है। सिलिनेक्स 2024 का विशाखा, ये दोनों ही सही है, दोनों ही कथन आपका सही है। अब देखिए डेजर्ट हंट 2025 राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया। तो बताइए किसकी बात कर रहे हैं, डेजर्ट हंट 2025 राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ। तो डेजर्ट हंट कहाँ हुआ, डेजर्ट हंट एक आपका त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय सुरक्षा चुनौतियों को मतलब जो हैं नौसेना की बल इकाइयों के बीच में और उनके मध्य संचालन करना। तो याद रख लेंगे इसमें क्या क्या होता है। इस अभ्यास का राजस्थान के करें जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ। तो ये गलत है, राजस्थान के जोधपुर में आयोजन हुआ, जैसलमेर में नहीं, ये जोधपुर में हुआ। ठीक है, या थल सेना, नौसेना, वायुसेना बलों के बीच बलों में भाग लेते, तो ये गलत ये भी है कि उसमें सिर्फ नौसेना के जो विशेष बल होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। याद रख लेंगे कि इसमें नौसेना के विशेष बल, और राजस्थान के जोधपुर में ये डेजर्ट हंट आयोजित हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही आपका कथन गलत है। करें सी ड्रैगन 2025 एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो केवल भारत और अमेरिका ने भाग लिया। सी ड्रैगन 2025 एक द्विपक्षीय अभ्यास है। देखिए सी ड्रैगन जो अभ्यास है ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है। 4 मार्च से 19 मार्च 2025 तक कहाँ पर, ये अमेरिकी सैन्य बेस गुआम के तट पर पश्चिम प्रांत महासागर में आयोजित किया गया। याद रखेंगे कहाँ पर, अमेरिकी सैन्य बेस गुआम के तट पर। ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर कौन कौन से सेनाएं शामिल हैं, तो यहाँ पर लगभग जापान की है सेनाएं शामिल हैं, ऑस्ट्रेलियन की सेनाएं शामिल, भारतीय नौसेना शामिल है, मतलब कई देशों के बीच यहाँ पर शामिल है। तो याद रख लेंगे। तो ये द्विपक्षीय नहीं है, इसमें कई देशों ने सी ड्रैगन में भाग लिया, अमेरिका में हुआ या गुआम के पश्चिम प्रांत महासागर में हुआ। दूसरा कथन सही है, केवल दूसरा कथन आपका सही है। करें खंजर जो 12 है, ये भारत और नेपाल के बीच एक विशेष बल अभ्यास है। खंजर की बात कर रहे हैं, तो खंजर भारत नेपाल नहीं, भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में ये अभ्यास होता है। तो भारत नेपाल नहीं, भारत किर्गिस्तान, ठीक है, भारत किर्गिस्तान के बीच में होता है ये। करें इस अभ्यास में किर्गिस्तान का स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने भाग लिया। करें इस अभ्यास में कौन लिया है, किर्गिस्तान का स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने भाग लिया है। तो सही है। भारत की ओर से कौन सा, पैराशूट रेजिमेंट, और वो किर्गिस्तान की ओर से किर्गिस स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो ये सही है, भारत की तरफ से कौन, पैराशूट रेजिमेंट। तो ये आपका दूसरा तो सही है, पहला गलत है। तो कौन सा इसमें कह रहा है, पहला गलत है, दूसरा सही, केवल दूसरा कथन आपका सही। कॉर्पेट और बुंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। तो कॉर्पेट और बांग्लादेश, ये जो बुंगो सागर है भारत और बांग्लादेश के बीच सही है। यह अभ्यास उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा की आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सही है पहला स्टेटमेंट। दीज एम टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो ये दोनों ही सही है, यही बढ़ाना, इसीलिए तो किया जाता है अभ्यास। ये सिर्फ याद रखिएगा, कॉर्पेट और बुंगो सागर किसके किसके बीच में, भारत और बी से बांग्लादेश, बी से बुंगो सागर, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए कहाँ गया, हाँ, वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है।
इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत और फ्रांस की ओर से राफेल एफ ने भाग लिया। किसके? वरुण 25 भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है और आईएनएस विक्रांत और फ्रांस की ओर से राफेल एफ ने भाग लिया। तो सही है, भारत और फ्रांस के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण 23वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था। ये 1919 से 22 मार्च 2025 के मध्य ये आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी समुद्री तट पर ये आयोजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग किसने लिया? भारत के जो आईएनएस विक्रांत ने इसमें भाग लिया भारत की तरफ से, और जो वहाँ फ्रांस की तरफ से राफेल एम ने भाग लिया। याद रखिएगा, राफेल एम, तो यहाँ राफेल एफ कह रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से आपका विक्रांत के बाद MiG-29 के फ्रिगेट ये सब शामिल हुए। तो यहाँ पर राफेल एफ नहीं, राफेल एम ने भाग लिया। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए कि इस अभ्यास में भारत की आईएनएस थी, तो सही है, भारत की ओर से राफेल एम होना चाहिए। ठीक है, ना कि एफ होना चाहिए। राफेल एम ने भाग लिया। अब यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो दोनों ही गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि एम नहीं, यहाँ एफ होना, ये एफ नहीं, यहाँ एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। सूर्य किरण 2024 अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ था। यह अभ्यास शांति स्थापना अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ावा देता है। सूर्य किरण, तो सही है, सूर्य किरण का ये 18वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल के सलझांडी में किया गया। याद रखेंगे, सलझांडी में इसका आयोजन किया गया। किसका? सूर्य किरण अभ्यास का। तो सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल के सलझांडी में। यह अभ्यास शांति स्थापना अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो सही है, शांति के लिए ही सब अभ्यास किया जाता है। तो दोनों ही सही है। ठीक है, कौन सा? दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। करें सहयोग हॉपटॉक 2024 अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच कोच्चि में आयोजित किया गया। तो भारत और इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम, ठीक है, वियतनाम के बीच में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत और वियतनाम के बीच में कोच्चि में आयोजित किया गया। तो एकदम ये आपका सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ वियतनाम करेंगे तब पूरा सही हो जाएगा, तो इसका मतलब गलत ही हो गया। इसने वियतनाम के तटरक्षक जहाज CSB 8005 ने भाग लिया। तो सही है, वियतनाम के तटरक्षक जहाज जो CSB 8005 ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर केवल कौन सा हो जाएगा? केवल वो, मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला वाला गलत है। तो केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, क्या बिनबेक्स 2024 का आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। तो ये भारत और जो बिनबेक्स हुआ, ये भारत और वियतनाम का एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बिनबेक्स ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? अम्बाला में 4 से 23 नवंबर 2024 के बीच हुआ। कहाँ पर? अम्बाला में 4 से 23 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। ठीक है, यहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया। याद रहे, पिछला वियतनाम में हुआ था, लेकिन इस बार अम्बाला में हुआ था। इसका आयोजन वियतनाम की राजधानी गलत हो गया। भारत वियतनाम के बीच एक सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय, एकदम सही है, केवल दूसरा कथन सही है। पूर्वी परिहार अभ्यास पूर्वोत्तर भारत में तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध तैयारी का प्रदर्शित करती है। यह अभ्यास भारत पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के पास आयोजित किया गया। पूर्वी परिहार, तो बताइए पूर्वी परिहार लद्दाख में थल सेना और नौसेना और वायुसेना की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर यह आयोजित हुआ? लद्दाख में इसका आयोजित किया गया। ठीक है, अब इस कब संपन्न किया गया था? तो ये नवंबर में संपन्न किया गया था, 10 से 18 नवंबर 2024 में। इसे पूर्वी प्रहार नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? पूर्वी प्रहार। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों सेनाओं की, जो हमारी जल थल वायु सेना है, वो क्या है, तीनों सेनाओं यहाँ पर भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें के प्रदर्शन अपना करती हैं। तो याद रख लेंगे,
यहाँ पर इसका आयोजन मतलब कहाँ किया गया, तो यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के निकट। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि वायुसेना और उसके मध्य जो है ये तालमेल बढ़ाना, मतलब वायुसेना और अन्य सेनाओं के मध्य क्या है, तालमेल बढ़ाना, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना, चाहे कोई भी सेना हो, तीनों में सबके मध्य तालमेल बैठाना। तो ये याद रखिए, पूर्वी परिहार क्या है, भारतीय तीनों पूर्वोत्तर में भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्ध अभ्यास तैयारी को प्रदर्शित करती है। तो याद रखिए पूर्वोत्तर भारत में, तो एकदम सही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में खास तौर पर इसका जो मतलब ये हमारे यहाँ पर चीन से खतरा है उसके टकल करने के लिए ये आयोजन किया जाता है। और ये राजस्थान में नहीं आयोजन किया गया था, ये पूर्वी लद्दाख में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया, लद्दाख में आयोजित किया गया, लेकिन किसके लिए आयोजित किया गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो यहाँ पर कौन सा है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका गलत स्टेटमेंट कह रहा है, तो पहला वाला एकदम सही है, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। ठीक है। सी विजिल 2024 त्रिवार्षिक 3 साल में एक बार तटीय अभ्यास है। सी विजिल ये अभी चौथा संस्करण था। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ये 3 ही बार से नहीं 2 साल में होता है हर बार। ठीक है, ये याद रखिएगा। सी विजिल कब होता है, ये 2 साल में एक बार होता है। इसमें 6 मंत्रालयों की एजेंसियाँ शामिल थी। अब देखिए ये किस लिए होता है, कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं इसमें, तो सी विजिल जो अभ्यास है ये नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, नौसेना का तटीय रक्षा मतलब सी विजिल, मतलब ये आपका सी है समुद्र है और यहाँ पर विजिल मतलब देखना, तो तटीय रक्षा सी विजिल नाम ही से आ रहा है, हमेशा तटीय मतलब यहाँ पर यहाँ खड़े होकर देखना, मतलब यहाँ पर कि कोई खतरा ना आ जाए इधर से। ठीक है, तो इसीलिए ये सब अभ्यास किया जाता है। हर 2 साल में इसका अभ्यास होता है, ये याद रख लेंगे। यहाँ कह रहे हैं इसमें 6 मंत्रालयों ने भाग लिया, तो एकदम सही है। इसमें 6 मंत्रालयों ने भाग लिया। इसमें जैसे मैरीटाइम एजेंसी हुआ, कोस्ट गार्ड, कस्टम, शिपिंग, फिशरीज, ये सब विभाग सहित कुल 6 मंत्रालय ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर एक तो सही है, ये दूसरा पहला दूसरा तो सही है, पहला वाला यहाँ 2 होना चाहिए, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा कथन सही है, केवल स्टेटमेंट दूसरा सही है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका योजना और परियोजना से जो क्वेश्चन बनता है वो आ गया है। अब योजना और परियोजना से जो क्वेश्चन बनता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी कल परसों में, कल ही में लगभग आ जाएगा ये, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 2 ही 3 दिन, क्योंकि 102 पेज से लगभग 121 पेज तक है ये, आई थिंक शायद। ठीक है, आप वहाँ देखेंगे, हाँ 121 पेज तक है। और इसको मतलब इसमें इतना क्वेश्चन बनाना फिर एक वीडियो में कर देता मैं भी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ें हो गई है आज लगभग। ठीक है, आपका जो भी नियुक्तियाँ थी वो हो गई है, जितनी नियुक्तियाँ हुई थी, चर्चित व्यक्ति जितने थे वो हो गए हैं, चर्चित स्थल जो थे वो हो गया है आपका, जैसे चर्चित स्थल में ऋषिकुल्या, मिताथाला, ये सब, आना सागर झील। ठीक है, ये सब हो गया है। और जो ऑपरेशन और अभियान था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपका क्या बचा है, अब आपका योजना परियोजना ख़त्म कर दूंगा अभी। अब एक वीडियो और आएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। सीमित आयोग, प्रदर्शनी, मेले, महोत्सव, विज्ञान, अंतरिक्ष, ये सब प्रौद्योगिकी जो है ये सब खत्म हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर 50-60 क्वेश्चन अभी और बनने वाले हैं। तो 50-60 क्वेश्चन आपका बना है सिर्फ, लेकिन इस वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा फिल्म। तो एक बार इसको क्या 1 घंटा 18-20 मिनट का वीडियो है, 2 के स्पीड में देख लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ें आपको सही ढंग से बताई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा ये हमारा इनिशिएटिव, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ें मैं सिर्फ घटनासार, आय दृष्टि, क्रॉनिकल ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ाता नहीं। और आपको मैं दिखाता भी हूँ प्रूफ के साथ कि देखिए क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का। आईएएस से लेकर पीसीएस में जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह वहाँ रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।